भाई कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023-24 की जो आगामी परीक्षा है, इसमें जो विज्ञान विषय है उसमें 3 पोर्शन है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में। तो उसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। इसका जो दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार तथा लवण, और इस पूरे जो केमिस्ट्री है उसका जो वीडियो नंबर है वो 5वां वीडियो नंबर है। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला हमारा जो क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन में फिनाइलैंड सूचक का रंग होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सूचक क्या होता है। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को बताते हैं। मतलब जैसे कि कोई पदार्थ लिया आपने तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको उस यौगिक में डालने पर कुछ रंग प्रदर्शित करते हैं, जो कि अम्ल और क्षार में अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो फिनाइलैंड सूचक लिया गया है, फिनाइलैंड एक ऐसा सूचक होता है जो कि रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन सूचक होता है। और ये क्षारीय विलयन में डालने पर, जैसे मान लो ये हमारे पास एक विलयन है और इस विलयन में कोई क्षार है। क्या है बेटा? कोई क्षार है, और इस क्षार में जब हम फिनाइलैंड ऐड करेंगे तो किस रंग का विलयन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है गुलाबी, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला और चौथा है रंगहीन। यानी इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो जल्दी से बताएंगे, गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही फिनाइलैंड सूचक को अम्लीय माध्यम में डाला जाता है, अम्लीय विलयन में डाला जाता है या अम्लीय यौगिक में डाला जाता है, तो उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वो रंगहीन ही रहता है। लेकिन जैसे ही क्षारीय विलयन में फिनाइलैंड सूचक को हम डालते हैं तो उसका विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अच्छा, अगर हम बात करें कभी कभी ऑप्शन में क्वेश्चन में गुलाबी की जगह पर लाल लिखा होगा तो फिर आप लाल टिक करेंगे। ठीक है, गुलाबी की जगह क्या टिक हो सकता है? लाल लिखा आ सकता है, तो फिर आप लाल को टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीला नहीं होगा, पीला नहीं होगा और रंगहीन नहीं होगा। रंगहीन किसके साथ होता है? रंगहीन होता है बेटा अम्ल के साथ में। ठीक है, फिनाइलैंड इंडिकेटर डालते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो ये देखिए, यहाँ पर फिनाइलैंड का बताया गया है कि अगर पीएच मान 3 है तो ऑरेंज कलर का होगा, 4 से 7 के बीच में है तो वो कैसा होगा? कलरलेस होगा। और अगर पीएच मान 8 से 10 के बीच में है तो पिंक कलर का होगा, गुलाबी कलर का होगा। मैंने आपको भी बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। अम्लीय वर्षा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा होती है कि जब बादलों से पानी जमीन की ओर आता है तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ में रिएक्शन कर लेता है। जैसे कि HNO3 हो गया है ना, H2SO4 हो गया या H2CO3 हो गया। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं वातावरण में जो जल इनके साथ क्रिया कर लेता है, और जल क्रिया करता है तो जो पृथ्वी पर बारिश होती है, पहली वर्षा होती है सीजन की, वो वर्षा होती है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का शब्द देखिए, यहाँ पे शब्द ही से पता चल रहा है कि अम्लीय है। और अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान बेटा क्या होता है? वो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए 7.2 है, ये ऑप्शन तो होने से रहा, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। चौथा ऑप्शन देखिए 8.2 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा आपके पास 5.2 और 6.2। तो आपको याद रखना है कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान संभावित होता है वो 5.2 होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का
पीएच मान है, यानी कि क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है। देखिए पीएच के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी का मतलब होता है पॉन्टेज। क्या होता है बेटा? पी का मतलब होता है पॉन्टेज, और पॉन्टेज का अर्थ होता है पावर। क्या होता है? पावर होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच का पूरा नाम है, यानी किसी भी विलयन में जितने ज्यादा H+ आयन होंगे वो विलयन उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है क्षारीय विलयन, तो आपको पता ये करना है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। देखिए अगर H+ आयन ज्यादा होंगे तो अम्लीय होगा, लेकिन अगर H+ आयन की संख्या कम होगी जितनी ज्यादा, वो क्षारीय विलयन होगा, या OH- आयन की संख्या जितनी ज्यादा होती है वो क्षारीय विलयन होता है। तो बताना है आपको, 0 होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान, 7 होता है, 7 से कम होता है, या 7 से अधिक होता है, ये आपको बताना है। देखिए जिस विलयन का पीएच मान 0 होता है वो तो बहुत ही ज्यादा अम्लीय होंगे। क्या होंगे? ये अम्लीय होंगे। दूसरी बात यहाँ पर 7 से कम जिस विलयन का 7 अगर है तो वो विलयन कैसा है? वो विलयन उदासीन है। और अगर 7 से कम है ये भी विलयन क्या है? अम्लीय है। अब 7 से अधिक जिस विलयन का पीएच मान होगा वो क्षारीय विलयन होगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछा गया बेटा। ये बताना है आपको अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। और सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर मैं H2O में डिजॉल्व करूं, तो H2O में अगर इसको डिजॉल्व करूंगा तो ये 2H+ आयन देता है, प्लस SO4 माइनस माइनस, इस तरह से आयनों में टूट जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो जितने ज्यादा किसी यौगिक से जल में घोलने पर जितने ज्यादा H+ आयन निकलेंगे वही उसकी अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। अब यहाँ पर मान लीजिए H2SO4 पूछा गया है, अब की बार मान लो आपकी परीक्षा में HNO3 का पूछ लिया गया। HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल है, और नाइट्रिक अम्ल को अगर हम ब्रेक करेंगे ये H+ और NO3- में टूटता है। यहाँ पर अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 है। लेकिन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में H2SO4 के बारे में पूछा गया है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में H+ यानी कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बेटा? 2 होती है। ये आपको याद रखना है कि जितने ज्यादा H+ आयन कोई भी यौगिक रिलीज करता है, आयनों में टूट जाता है H+ आयनों में, वो उसकी अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर 2 है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। अम्लीय विलयन, मैंने आपको बताया था कि अम्लीय विलयन ऐसे होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। जिसका 7 होता है उदासीन होता है, 7 से अधिक क्या होता है? वो क्षार होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर यानी कि जिसको खाने का सोडा कहा जाता है, और खाने का सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम गर्म कर दें, क्या करेंगे? गर्म कर दें, तो इसमें से बेटा निकलती है CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? CO2 गैस प्लस Na2CO3, यहाँ पे ये बनता है धावन सोडा बनता है। तो यहाँ से कौन सी गैस निकलती है बेटा? यहाँ निकलती है CO2 गैस, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी होना चाहिए। ये बी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है। ठीक है, तो सी यहाँ पर बी ऑप्शन सही है आपका, दूसरा वाला ऑप्शन CO2 सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार EVS की पाठशाला YouTube फैमिली से जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट जो वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा स्थिर होती है क्यों? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई एक प्रबल अम्ल है
और प्रबल क्षार के साथ वो अभिक्रिया करता है। प्रबल क्षार के साथ, किसके साथ? प्रबल क्षार के साथ। तो यहाँ पर एक प्रकार का साल्ट बनता है, यानी कि लवण का निर्माण होता है, प्लस यहाँ से क्या निकलता है? H2O निकलता है। याद रखेंगे, लवण का निर्माण अगर होता है जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इसमें एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा को बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। अब उदासीनीकरण ऊष्मा जो होती है वो स्थिर होती है। तो ये आपसे पूछा गया क्यों? तो आपको याद रखना है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं और जो प्रबल क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? H2O बना देते हैं। और H2O जब बनाते हैं तो इसकी एक प्रकार की संभवन ऊष्मा होती है। क्या होती है? संभवन ऊष्मा होती है। संभवन ऊष्मा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा संभवन ऊष्मा क्या होती है। तो जो H2O बनता है इसकी संभवन ऊष्मा का मान जो होता है वो -13.7 किलो कैलोरी होता है। क्या होता है? किलो कैलोरी होता है। और यही जो संभवन ऊष्मा का मान है यही उदासीनीकरण ऊष्मा है। यही क्या है? उदासीनीकरण ऊष्मा है। और इसका मान स्थिर रहता है जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कराते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएच मान की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताता हूं कि इसका जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के साथ है वो किस तरह से संबंध है। तो pH बराबर होता है -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ये आपको याद रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ये है pH और हाइड्रोजन आयन सांद्रण। जो यहाँ पर pH है, pH का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति है। और ये जो H+ लिखा हुआ है बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन सांद्रण है। ये क्या है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण है। तो यहाँ पर आपको परिभाषा बतानी है pH मान की। तो यहाँ पर इस जो फार्मूला लिखा हुआ है इसी फार्मूले से आप बता सकते हैं। किसी विलयन का pH मान उसके ऋणात्मक लघुगणक के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर होता है और इसे ही pH कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई है। किसी विलयन का pH मान उस विलयन के ऋणात्मक लघुगणक के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बराबर होती है, इसे ही बोलते हैं pH। ठीक है। अब यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो pH मान की परिभाषा 2006 में, 11 में, 14 में, 16 में पूछा गया है और 2024 में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से जो हमने फार्मूला बताया है इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। फार्मूला क्या है? pH बराबर -log/10 इंटू H+ बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। बड़ा ब्रैकेट जो है ये बताता है सांद्रता को। सांद्रता क्या होती है? तो सांद्रता होती है बेटा किसी भी जो विलयन होता है उसमें कितनी मात्रा में कोई पदार्थ घुला हुआ है। ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक विलयन है तो उस विलयन में H+ आयन कितने हैं ये बताता है H+ बड़े ब्रैकेट के अंदर, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण बताता है। इस पे भी हमने न्यूमेरिकल भी लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, उनको आप समझेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण देना है आपको। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग क्या बनाएंगे आप? धावन सोडा। धावन सोडा। अब धावन सोडा का अगर देखा जाए तो अणुसूत्र क्या होता है? धावन सोडा का जो अणुसूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O।
ये है आपका क्या, ये है धावन सोडा का अणुसूत्र। क्या है, धावन सोडा का अणुसूत्र। अगर आपसे कह रहा है ये इसका रासायनिक नाम लिखिए, तो इसका रासायनिक नाम लिखना बहुत ही आसान है। रासायनिक नाम कैसे लिखा जाता है ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो रासायनिक नाम देखिए, यहाँ पर सोडियम है, ये कार्बोनेट है, ये H2O है, तो इसको लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। देखिए 10 को लिखते हैं डेका, क्या लिखते हैं बेटा, 10 को लिखते हैं डेका, याद रखना आप लोग। तो ये सोडियम हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, है ना, और ये हाइड्रेट लिखते हैं जल को, H2O क्या लिखते हैं, हाइड्रेट, और डेका मतलब होता है 10, यानी 10 जल के अणु हैं। तो Na2CO3 इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अच्छा, इसकी बनाने की विधि आपसे पूछी गई है, तो हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर बनाने की विधि, बनाने की विधि। तो बनाओगे कैसे इसको बेटा, सबसे पहला जो मेथड है वो है बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा से आप बना सकते हो, बेकिंग सोडा द्वारा। तो बेकिंग सोडा द्वारा कैसे बनाओगे, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3। इसको केवल गर्म कर दो, ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस यहाँ से CO2 निकलेगा, प्लस यहाँ से H2O निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 मोल इसके कर लेंगे, तो यहाँ पर Na2CO3 हो जाएगा, CO3 का 1 मोल, CO2 का 1 मोल यहाँ से, और एक हाइड्रोजन जल यहाँ से ये जो है निकल रहा है, तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अब डेकाहाइड्रेट, इसमें जल मिला तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो गया। दूसरी जो विधि है, दूसरी विधि आप किससे बना सकते हैं, आप बना सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी NaOH द्वारा, NaOH द्वारा भी आप बना सकते हैं। NaOH द्वारा कैसे बनाओगे, जब NaOH की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ये बनाता है Na2CO3 बनाता है, ये आपको याद रखना है। इसके 2 मोल लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O साथ में निकल जाएगा, यानी कि Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो गया है, और इससे ही बोलते हैं धावन सोडा। अभी आप लोग के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आने वाले हैं, उस न्यूमेरिकल को समझेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए, इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में इसी क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इसमें इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करोगे, ये 2022 में पूछा गया है। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और इसका एक उपयोग लिखिए। 2022 और 2019 में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, हेडिंग डालना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इसका रासायनिक नाम क्या है, तो ये कैल्शियम सल्फेट हो गया, और हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब होता है आधा, हेमी का मतलब क्या होता है बेटा, हेमी का मतलब होता है आधा, तो हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट मतलब होता है H2O, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से पूछ रहा है इसकी बनाने की विधि बताइए। तो बनाने की विधि क्या है, जिप्सम से बना सकते हो, है ना, जिप्सम से। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं बनाने की विधि। तो बनाने की विधि क्या थी बेटा, जिप्सम से। किससे बना सकते हो, जिप्सम से बनाएंगे। और जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये है जिप्सम। इसको गर्म कर दो 120 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पर, 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करोगे तो ये बनाएगा CaSO4.12H2O बनाएगा, और इसी को बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम कैसे बनाओगे, यानी कि इसी का उल्टा कैसे करोगे,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम, यानी कि पीओपी से आपको बनाना है क्या, जिप्सम बनाना है, जिप्सम बनाना है। जिप्सम जो है खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई खेत उर्वरा शक्ति उसकी क्षीण हो गई है, नष्ट हो गई है, तो वहां पर उसको हम डालते हैं। तो अगर हम देखें तो COSO4 डॉट हाफ H2O ये क्या है, ये है आपका पीओपी, और पीओपी को 3/2 H2O के साथ गर्म कर दोगे, जो यहाँ पर निकल रहा है, यहाँ पर क्या निकला था 3/2 H2O। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CaSO4 डॉट 2 H2O बनेगा। ये है आपका क्या, जिप्सम। अच्छा, इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उपयोग आप सभी को पता है कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी तेज चला रहा है तो जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो प्लास्टर चढ़ाने में काम आता है। यानी कि जैसे किसी का हाथ टूट गया, जैसे मान लो यहाँ से मेरा हाथ टूट गया, ये मेरा हाथ है, यहाँ से मेरा हाथ टूट गया, तो हड्डियों को जोड़ने के लिए ऊपर से प्लास्टर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर पूरा व्हाइट कलर का होता है, तो वो प्लास्टर चढ़ाने में पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा मूर्तियां बनाने में आप लोग देखते होंगे, जो दुर्गा पूजा में या लोग मूर्ति रखते हैं, तो मूर्तियों को बनाने में जो है पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा आपने देखा होगा जो घर होते हैं, घरों में डिजाइन बनाते हैं छत के नीचे, तो डिजाइन बनाने में, घरों में सजावट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पीओपी अच्छे समझ में आ गया है। चलिए, अच्छा एक चीज और यहाँ पर कि जो दांतों के इनेमल होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गिर गया, दांत उसके टूट गए, तो नकली दांत बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग, नकली दांत मजबूत होते हैं, असली दांत मजबूत होते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 m है। 10 नहीं, यहाँ पर 10 की पावर -9 या कुछ भी कर लो, है ना, माइनस की पावर में जो लिखा होगा। इस विलयन का पीएच मान परिकलित कीजिए तथा बताइए कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो मैंने अभी आपको बताया था फार्मूला, मैंने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने लिए। तो पीएच बराबर होता है -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो दी गई है वो H+ आयन दी गई है, कितनी, 10 की पावर -9 मोलर दिया गया है। अब पीएच मान कह रहा, बताइए, यहीं पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। पीएच बराबर हो जाएगा -log⁻10 और यहाँ हो गया इंटू 10 की पावर -9 हो गया। तो यहाँ पर जो माइनस है ये आपको पता है किसी भी संख्या की जो गुणा होती, पावर होती है, वो आगे आ जाती है। यहाँ पे हो जाएगा पीएच बराबर हो जाएगा -9 हो जाएगा। ये -9 तो पहले से, यहाँ से एक माइनस पहले से ही लगा था, और लॉग बेस हो गया 10, और लॉग बेस जो 10 होता है इसकी वैल्यू होती है 1, आपको याद रखना है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर ये जो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, दोनों माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ हो जाएगा पीएच बराबर 9, लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो यह हो गया 1, यानी कि पीएच जो मान आया है वो कितना आया है, 9 आया है। इस तरह से आप एक न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा था ये फार्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। पीएच बराबर -log⁻10 हाइड्रोजन आयन सांद्रण, इस तरीके से H+ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और यहाँ पर हमको वैल्यू दी गई थी तो यहाँ पे वैल्यू मैंने सीधा सीधा पुट कर दिया। अब ये दिया गया पीएच मान अगर 9 आ रहा है तो ये विलेन कैसा है, ये विलेन क्षारीय है। मैंने आपको बताया कि अगर 7 से अधिक किसी विलेन का पीएच मान आता है तो वो क्षारीय होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है पीएच मान 4 के लिए H+ आयनों की सांद्रता बताइए तथा इस विलयन की प्रकृति बताइए। तो आपको एक फार्मूला यहाँ पर आना चाहिए। ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है H+ बराबर होता है 10 की पावर
पीएच। तो यहाँ पर पीएच मान दिया जाएगा, यानी कि H प्लस की अगर हम बात करें तो H प्लस बराबर हो गया 10 की पावर, यहाँ हो गया कितना बेटा 10 की पावर हो गया यहाँ पर -4। तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो गई, यहाँ पे आ गई 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर बताना है विलयन की प्रकृति कैसी है, तो विलयन की प्रकृति है अम्लीय। इसी तरीके से बहुत आसान 2-2 नंबर क्वेश्चन आते हैं और ये हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि जो H प्लस आयन बराबर होता है 10 की पावर -pH, H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है 10 की पावर -4, यानी pH मान कितना इसका आ गया, pH मान इसका 4 है। आपको पता ही H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है 4, जो pH मान होता है वही H प्लस आयन की सांद्रता होती है। और अगर 4 है तो इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय है, यानी 7 से कम अम्लीय होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये जो क्वेश्चन करवाए गए हैं इसका पीडीएफ आपको एवीएस की पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री में मिलेगा, वहां पर जाइए आप उसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आपको फ्री में सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।